नमस्कार। आज हम इतिहास की एक किताब के पन्नों में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे सामने है कक्षा 6 की इतिहास की किताब का एक अध्याय जिसका शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब देखिए, पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग दुनिया के लोग लगते हैं। हाँ, एक का काम है मुनाफा कमाना, दूसरे का राज करना। और तीसरे का मोक्ष खोजना। हम्म, इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? पर आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। बिल्कुल। और ये समझेंगे कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से असल में जुड़े हुए थे। ये इतिहास को सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की तरह देखने का मौका है। तो चलिए इस नेटवर्क के सबसे अहम धागे यानी व्यापार से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है। अध्याय में एक छोटी बच्ची जागिनी का जिक्र है जो मेले में चमकदार बर्तन देखकर हैरान है। ये है उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये सिर्फ सुंदर बर्तन तो नहीं थे। है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन्हें उस जमाने की प्रीमियम क्रॉकरी समझ सकती हैं। ये उस दौर के लग्जरी आइटम थे। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये बनते तो गंगा के मैदानी इलाकों में थे, लेकिन पुरातत्वविदों को ये बर्तन लगभग पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था जो इन्हें दूर दूर तक पहुंचा रहा था। सही पकड़ा। ये बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये उन व्यापार मार्गों का जीता जागता सबूत थे। और अगर हम घरेलू व्यापार से थोड़ा आगे बढ़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तरफ, तो दक्षिण भारत का जिक्र आता है। सोना, मसाले और खास तौर पे काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च, जिसे रोमन साम्राज्य में काला सोना कहते थे। ये बस एक कहने की बात थी या इसकी सच में सोने जैसी कीमत थी? ये कोई मजाक नहीं था। इसकी कीमत वाकई सोने जैसी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है दक्षिण भारत में मिले ढेर सारे रोमन सोने के सिक्के। अच्छा। जी हाँ, बल्कि पहली सदी के एक रोमन इतिहासकार थे, प्लिनी द एल्डर। उन्होंने तो इस बात पर चिंता जताई थी कि भारत से मसाले और दूसरा सामान खरीदने के लिए रोम का सोना कैसे बहकर बाहर जा रहा है। वाओ, मतलब भारत उस प्राचीन ग्लोबल ट्रेड में एक तरह से इकोनॉमिक पावर हाउस था। बिल्कुल, जो रोम जैसी सुपर पावर के लिए व्यापार घाटे की चिंता पैदा कर रहा था। कमाल है। अच्छा, लेकिन ये हजारों किलोमीटर का समुद्री सफर उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत जोखिम भरा लगता है। जोखिम तो था, बहुत ज्यादा था। तो क्या उनके पास कोई ऐसा नेविगेशनल सीक्रेट था जिससे वे इतनी लंबी यात्राएं कर पाते थे? उनके पास प्रकृति का दिया हुआ एक सीक्रेट था, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं? हाँ, उन्होंने हवाओं के पैटर्न को समझ लिया था। वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ अरब सागर पार करने निकलते तो हवाएं उनके जहाजों को तेजी से भारत की ओर धकेलती थी। और वापसी? तो वापसी के लिए वो मानसून की दिशा बदलने का इंतजार करते। तो ये एक तरह का नेचुरल हाईवे था। बस इसके लिए मजबूत जहाज और उससे भी ज्यादा मजबूत जिगर चाहिए होता था। तो जाहिर है जिन राजाओं का इन तटीय इलाकों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण होता होगा वो तो बहुत अमीर और शक्तिशाली हो जाते होंगे। हाँ, वे शक्तिशाली तो होते थे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनकी शक्ति आज के राजाओं जैसी नहीं थी। दक्षिण भारत में लगभग 2300 साल पहले 3 राजवंशों, चोल, चेर और पांडे का जिक्र मिलता है। उन्हें मूवेंदार कहा गया है। जी, जिसका मतलब 3 मुखिया होता है, 3 राजा नहीं। ये एक अहम फर्क है। मुखिया और राजा में क्या फर्क था? तो ये फर्क ये था कि उनकी व्यवस्था थोड़ी कबीलाई टाइप की थी। वो नियमित टैक्स नहीं वसूलते थे। तो फिर वो लोगों से उपहार या नजराना लेते थे, और सैनिक अभियानों से जो दौलत मिलती उसे अपने समर्थकों, सैनिकों और कवियों में बांट देते थे। अच्छा, कवियों में भी? हाँ, संगम कविताएं ऐसे कवियों से भरी पड़ी हैं जो इन मुखियाओं की तारीफ में कविताएं सुनाते थे और बदले में उन्हें सोना, घोड़े, हाथी जैसी चीजें इनाम में मिलती थीं। तो दक्षिण में ये 3 मुखिया समुद्री तटों से अपनी ताकत खींच रहे थे, लेकिन इन बंदरगाहों तक माल पहुंचाने वाले जमीनी रास्तों पर किसका नियंत्रण था? बिल्कुल सही कनेक्शन है। यहीं पर पश्चिम भारत में सातवाहनों की भूमिका आती है। दक्षिणापथ के स्वामी। हाँ, उनके सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो उन्होंने इन सप्लाई लाइनों पर कंट्रोल कर लिया? एकदम। वो समुद्र और जमीन दोनों व्यापार मार्गों के जंक्शन पर बैठे थे। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो खुद में एक ब्रांड है, सिल्क रूट, रेशम। सुनते ही दिमाग में चमक और नरमी की तस्वीरें आती हैं। और कीमत भी। रेशम बनाने की तकनीक चीन ने लगभग 7000 साल पहले खोज ली थी और इस राज को सदियों तक दुनिया से छुपा कर रखा। और हम जो सिल्क रूट को एक लंबे रास्ते की तरह सोचते हैं, क्या वो वैसा ही था? नहीं, असल में ये कई रास्तों का एक जाल था, कुछ जमीनी, कुछ समुद्री
और एक दिलचस्प बात बताऊं, बताइए। उस जमाने में कोई इसे सिल्क रूट नहीं कहता था। ये नाम तो 19वीं सदी में जाकर एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने रखा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। और शायद इस पर सिर्फ सिल्क का ही व्यापार नहीं होता होगा। सही बात है, बल्कि सिल्क से ज्यादा दूसरी चीजों का व्यापार होता था। घोड़े, मसाले, कीमती पत्थर और यहाँ तक कि विचार, धर्म और बीमारियां भी। तो ये एक कमर्शियल हाईवे से ज्यादा एक कल्चरल हाईवे था। बिल्कुल। लेकिन रेशम इतना कीमती था कि रोम के अमीर लोगों में इसे पहनना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। और क्योंकि ये हजारों मील के खतरनाक रास्तों से आता था, इसकी कीमत आसमान छूती थी। और जहां इतना पैसा हो, वहां ताकतवर लोग अपना हिस्सा जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। रास्ते में पड़ने वाले राजा व्यापारियों से गुजरने के लिए टोल टैक्स या शुल्क वसूलते थे। इसीलिए कुछ बड़े राजाओं ने इस रूट के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसमें सबसे कामयाब हुए कुषाण। जी। कुशालों ने मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत से इस रूट के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। पेशावर और मथुरा उनके 2 बड़े शक्ति केंद्र थे। और उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। वो उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से थे। ये सिक्के सिल्क रूट पर होने वाले व्यापार की गारंटी बन गए। तो ये साफ है कि इन व्यापारिक रास्तों पर सिर्फ रेशम और मसाले नहीं चल रहे थे, ये विचारों और आस्थाओं के लिए भी एक तरह के सुपर हाईवे बन गए थे। एकदम सही कहा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बौद्ध धर्म। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने एक बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। जी, लगभग 1900 साल पहले। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखने वाले मशहूर कवि अश्वघोष उन्हीं के दरबार में थे। और इसी दौर में बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान विकसित हुआ। महायान, इसमें ऐसा क्या नया था जो इसे पहले के बौद्ध धर्म से अलग करता था? इसमें 2 बड़े बदलाव आए। पहला, अब बुद्ध को एक इंसान के रूप में मूर्तियों में दिखाया जाने लगा। इससे पहले उन्हें सिर्फ संकेतों से दर्शाते थे, जैसे पीपल का पेड़। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव था बोधिसत्व की अवधारणा में आस्था। बोधिसत्व वो थे जिन्हें ज्ञान तो मिल चुका था, पर वे खुद निर्वाण पाने के बजाय दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया में ही रुकते थे। ये तो दिलचस्प है। तो एक तरह से बौद्ध धर्म की मार्केटिंग बदल रही थी। मूर्तियों का आना इसे आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बना रहा होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मार्केटिंग। यह धर्म को ज्यादा व्यक्तिगत और भक्ति केंद्रित बना रहा था। और यही महायान बौद्ध धर्म सिल्क रूट के जरिए मध्य एशिया, चीन और फिर वहां से कोरिया और जापान तक फैला। और इन्हीं विचारों की खोज में कुछ लोग हजारों मील का सफर तय करके भारत आए, जिन्हें हम तीर्थयात्री कहते हैं। हाँ, जैसे चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग। ये लोग सिर्फ घूमने नहीं आए थे, ये ज्ञान के खोजी थे। वो असली बौद्ध पांडुलिपियों की खोज में आए थे। जी, जिन्हें वो वापस चीन ले जाकर अनुवाद करना चाहते थे। उनका सफर आज के जमाने में भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। फाहियान की वापसी की कहानी तो कमाल की है। बंगाल से लौटते वक्त उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया। जहाज को हल्का करने के लिए व्यापारियों ने अपना कीमती माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। पर फाहियान ने अपना निजी सामान तो फेंका, लेकिन अपनी किताबें और बुद्ध की मूर्तियां नहीं फेंकी। सोचिए उस इंसान का समर्पण। उनके लिए वो पांडुलिपियां किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। और हुएनसांग? हाँ, हुएनसांग भी जब वापस गए तो 20 घोड़ों पर लादकर 600 से ज्यादा पांडुलिपियां ले गए थे। और उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इन संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दी। हुएनसांग ने नालंदा का भी जिक्र किया है, जो उस समय का एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। हाँ, और उन्होंने जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। वो बताते हैं कि नालंदा के शिक्षक योग्यता में सबसे आगे थे। दाखला लेना भी बहुत मुश्किल था शायद। बहुत ज्यादा। गेटकीपर ही नए छात्रों से इतने मुश्किल सवाल पूछते थे कि 10 में से 7-8 लोग जवाब ही नहीं दे पाते थे और उन्हें वहीं से लौटा दिया जाता था। वाओ! तो एक तरफ बौद्ध धर्म जैसे संगठित धर्म मठों और पांडुलिपियों के जरिए फैल रहे थे, लेकिन क्या आम लोगों के लिए भी आस्था का कोई ज्यादा सीधा, ज्यादा पर्सनल रास्ता उभर रहा था? बिल्कुल। और वही थी भक्ति की शुरुआत। उसी दौर में जब महायान बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था, हिंदू धर्म में भी एक बड़ा बदलाव आया। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवियों की पूजा। हाँ, इनकी पूजा बहुत लोकप्रिय होने लगी। और इस पूजा का आधार बड़े बड़े यज्ञ नहीं बल्कि भक्ति थी। भक्ति का मतलब यहाँ क्या है? भक्ति का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति की अपने चुने हुए देवता के प्रति गहरी,
व्यक्तिगत श्रद्धा। और इसकी सबसे बड़ी, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी बात ये थी कि भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला था। सबके लिए, मतलब जाति या लिंग का कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं, चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची, पुरुष हो या स्त्री। इसमें पुजारी या महंगी यज्ञों की जरूरत नहीं थी, बस एक भक्त और उसके देवता का सीधा रिश्ता। तो आज हमने देखा कि ये तीनों व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री एक ही कहानी के तीन किरदार थे। हाँ, एक इकोसिस्टम की तरह, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर था। व्यापार ने दौलत पैदा की, उस दौलत ने राजाओं को ताकत दी, और राजाओं की बनाई सुरक्षा और व्यापारियों के बनाए रास्तों ने तीर्थयात्रियों और विचारों को सफर करने का मौका दिया। ये उस दौर के भारत की एक बेहद जीवंत और गतिशील तस्वीर है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हुएनसांग और फाहियान ने ज्ञान की कुछ पांडुलिपियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आज हमारे पास इंटरनेट के रूप में एक ऐसा सिल्क रूट है जहां जानकारी पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस डिजिटल सिल्क रूट पर आज कौन से नए विचार, कौन सी नई भक्ति और कौन से नए धर्म सफर कर रहे हैं, और क्या हम उस जानकारी की उतनी ही कदर करते हैं जितनी फाहियान अपनी पांडुलिपियों की करते थे? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर।